आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं सोसर में हूँ। सोसर जो कि आप जानते हैं कि छिंदवाड़ा का एक विधानसभा क्षेत्र है और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। तो आइए आपको हम बता दें कि 2018 के अंत में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। शुरुआत कैसे की, आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। हमारा परिचय जो है, मैं अनिल ठाकरे जी। ओम साई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और सतपुड़ा कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी अवसर के डायरेक्टर हूँ। साथ ही साथ जिला कांग्रेस का महामंत्री हूँ। अच्छा, ठीक है। लेकिन मैंने आपके बारे में सुना है, जैसा कि यहाँ पे सोसर में कुछ लोग बताते हैं कि आपने तो आज आपका इतना बड़ा स्कूल खुला है, लेकिन उसके पहले आप जो है शायद एक छोटे से शिक्षक के रूप में कहीं पे कोचिंग वगैरह क्लास लेते थे, या उसके पहले का भी कुछ इतिहास है? आप जो भी है आप बताइए अपने बारे में। मेरी जीवन की कहानी कुछ अलग ही है। मैं सन 1983 में सब्जी बेचता था, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड सातनूर जो है उस कंपनी में जॉब किया। उसके साथ साथ मैं कोचिंग क्लास चलाता था। कोचिंग क्लास चलाते समय मैं माननीय कमलनाथ जी के पास गया और माननीय कमलनाथ जी ने उस समय महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए 3 लाख की एफडी लगती थी। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने मुझे उस समय के जो सीएम थे माननीय दिग्विजय सिंह जी, उनसे कहकर मुझे 3 लाख की एफडी में छूट दिलाई और सौसर में एक महाविद्यालय की ज़रूरत है, ऐसा माननीय कमलनाथ जी का कहना था और मुझे महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया और उसके लिए यथासंभव उन्होंने मुझे मदद की और सौसर में सतपुड़ा कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी ये महाविद्यालय मैंने प्रारंभ किया। निश्चित रूप से आप सराहना के पात्र हैं। मेरे पड़ोस में एक शख्स और बैठे हैं, अशोक चौधरी जी। आइए मैं उनके बारे में परिचय आपको बताना चाहता हूं। चौधरी साहब, आपका स्वागत है। आप अपना परिचय बताएं। धन्यवाद। मैं पीपला नारायणवार नगर का निवासी हूँ तथा मैंने सागर यूनिवर्सिटी कला एवं वाणिज्य विद्यालय सौंसर से बीए की डिग्री हासिल की है। शुरू से ही हमारा परिवार एक समाज सेवा एवं राजनीति के साथ जुड़ा रहा है। मेरे पिताजी भी जनपद सदस्य थे और उन्होंने भी हमेशा समाज सेवा की है। साथ ही शुरू से ही अपनी राजनीतिक जीवन में मैं सेवा सहकारी सोसाइटी का डायरेक्टर बना था। उसके बाद में मैं सेवा सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष बना और 2 बार पीपला नारायणवार का सरपंच रहा। उसके बाद मेरी पत्नी पीपला नारायणवार नगर पालिका की अध्यक्ष रही और मैं बाद में कृषि मंडी का भी अध्यक्ष रहा। करीबन 10 साल तक मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। वर्तमान में मैं जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। साथ ही मैंने इतने राजनीतिक जीवन में सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को साथ में लेकर चलने का पूरा प्रयास किया। किसी भी धर्म के समाज के लोग आज भी मेरे को उसी नज़र से देखते हैं जैसा कि मैंने उनके साथ व्यवहार बना के रखा। चौधरी साहब, आपने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर और अपने सामाजिक जो भी आपकी गतिविधियां उसके बारे में जानकारी दी। हमारे बाजू में एक और हमारे अभी इस कार्यक्रम में बीच में अभी थोड़ा लेट शामिल हुए हैं, युवराज जेचकार जी। दोस्तों, ये पूर्व में विधानसभा में मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी थे और काफ़ी कम अंतराल से चुनाव हारे थे और इनका भी स्वभाव एक बहुत अच्छा मिलनसार है। हमारे दर्शक इनके बारे में नहीं जानते हैं। मैं चाहता हूं कि युवराज जी, आप हमारे दर्शकों को आपका जो भी राजनीतिक और जो भी सामाजिक गतिविधियां हैं उसका परिचय बताइए। मेरी राजनीतिक जीवन 1977 से शुरुआत हुई। मैं जब कॉलेज छोड़ के नागपुर से अपने गांव तीनखेड़ा में आया तब
ग्राम पंचायत का चुनाव था, 75 में आया था मैं। और जब 77 में बीजेपी की सरकार बनी तब वहाँ पे ग्राम पंचायत के चुनाव हुए। हमारी पंचायत इन टाइम पे रिजर्वेशन एससी के लिए रिजर्वेशन कर दी थी, तब मैं वो ग्राम पंचायत का उपसरपंच बना। और लगातार मैं फिर बाद में 83 से मैं लगातार 15 साल तक सरपंच रहा। उसके बीच में जब मैं 1996 में जब मार्केटिंग का अध्यक्ष बना, खरीद बिक्री संसर का, और उसी समय मैं जिला पंचायत सदस्य बना था पंचायत चुनाव में। तब भी मैं साथ में सरपंच का भी चुनाव लड़ा था, तब सरपंच पद से मेरे को इस्तीफा देना पड़ा। फिर मार्केटिंग अध्यक्ष दोबारा बना मैं 2001 में, और फिर 2003 के बाद मंडी अध्यक्ष बना। कृषि मंडी अध्यक्ष भी जनरल वोटिंग थी, जब मैं मंडी अध्यक्ष भी चुन के आया। 2008 में मेरे को कमलनाथ जी ने कांग्रेस प्रत्याशी बनाया था, और इन टाइम पे मेरा मतलब ज़्यादा मेरी माता जी का निधन होने के कारण मैं ज़्यादा लोगों को बीच में संपर्क नहीं कर पाया था 2 महीने। और अचानक कमलनाथ जी ने मुझे टिकट दे दिया, तो थोड़ा इलेक्शन में ये होने के कारण मुझे हार का सामना करना पड़ा। अभी फिर मुझे 2010 में थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम आया था, इसलिए 2013 में मैं 2013 तक थोड़ा निष्क्रिय टाइप रहा था। फिर बाद में अभी मैंने मतलब एंजियोप्लास्टी वगैरह करने के बाद अभी फिर मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, और कांग्रेस की और लोगों के बीच में रह के मैं अभी सक्रिय कार्य कर रहा हूँ। और जब चाहे तब अपना पीछे भी जब कमलनाथ जी ने मुझे अवसर दिया था, ऐसा ही मैं जनता की सेवा करना मेरा उद्देश्य है। बाकी अपना कोई ऐसा पद के लिए मैं कोई लालची नहीं हूँ, और पद के पीछे मैं कभी दौड़ता भी नहीं। गरीबों की सेवा करना ये मेरी इच्छा है, और वही करते रहेंगे। अभी तक अपन ने बहुत अच्छी साफ सुथरी छवि के कारण अपन आज भी मतलब लोग अपने को जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मैं क्या हूँ। तो मैं आखिरी तक ऐसी सेवा करते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि ये लोग बिल्कुल जीरो से इन्होंने शुरुआत की है, और जिस प्रकार से अपने युवराज जिचकार जी ने बताया कि उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया, और दूसरी चीज़ स्वास्थ्य खराब होते हुए भी और उन्होंने एक जज्बा लेके आए। उन्होंने एंजियोप्लास्टी कराने के बाद फिर से सक्रिय हो गए हैं। हमारी बहुत ज़्यादा मंगल कामनाएं उनके साथ में। चौधरी साहब ने भी अपने बारे में बताया, और गुरुजी बोलना चाहिए इन्हें, ठाकरे जी को। इन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में जो नाम रोशन किया है, ये कहीं ना कहीं ये जो तीनों शख्सियत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए मैं इनसे जो मध्य प्रदेश में होने वाले इलेक्शन है, चुनाव हैं, उसके बारे में चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ठाकरे साहब आपसे बात करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने शिक्षा में अपना अच्छा काम किया है और इस स्कूल का अच्छा नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको नजर देखने में ये आ रहा है कि सरकारी स्कूलों का जो स्तर है शिक्षा का, वो प्राइवेट स्कूलों के कारण या प्राइवेट महाविद्यालयों के कारण गिर रहा है। खासकर आप अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस शासन में भी प्राइवेट शिक्षाकरण काफ़ी हुआ था, और बीजेपी में तो पूरी तरीके से अभी शिवराज सिंह चौहान ने काफ़ी स्कूलों को, शासकीय स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। मान लीजिए यदि आपकी सरकार यदि आती है मध्य प्रदेश में, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और शिक्षा के बारे में जो गिरता स्तर है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने एक रूल स्टार्ट किया, आरटी, राइट टू एजुकेशन, और उस राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत कांग्रेस ने ये कहा कि जो गरीब बच्चे हैं, एससी, एसटी, बीपीएल वाले, वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने आरटी स्टार्ट किया, राइट टू एजुकेशन, और उस आरटी के अंतर्गत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में या सभी प्राइवेट स्कूलों में उनका फ्री एजुकेशन स्टार्ट किया। ये कांग्रेस ने किया। उसके पश्चात बीजेपी ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। ये जो आरटी है
ये केंद्र की देन है और कांग्रेस की देन है, माननीय मनमोहन सिंह जी की देन है। जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूल का बात है, गवर्नमेंट स्कूलें का लेवल गिरते जा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में 15 साल से लगभग 14 साल से बीजेपी की सरकार है। शिवराज मामा घोषणा करते हैं लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं। अभी आप देखोगे संविदा में वर्ग 3 के लिए 2,500 रुपये पेमेंट मिलता है। 2,500 रुपये पेमेंट का अर्थ है कि 80 रुपये रोज, 85 रुपये रोज। ये कलेक्टर का भी रेट नहीं है। इतना कम पेमेंट यदि मान लो गवर्नमेंट स्कूल के संविदा शिक्षक को यदि दिया जाता है तो वो शिक्षक क्या पढ़ाएंगे। ये इसलिए यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो ये जो संविदा शिक्षक है, शिक्षाकर्मी है, इनको अच्छे से अच्छा वेतन देके गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति हम सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे। आपने मतलब शिक्षकों के बारे में बोला, और शिक्षकों को यदि वेतन अच्छा मिलेगा तो स्वाभाविक है वो पढ़ाई अच्छी करेंगे, लेकिन उनके ऊपर वर्कलोड भी काफ़ी रहता है। उस वर्कलोड कम करने के लिए जैसे उनको जनगणना का काम उन्हें दे दिया जाता है, इलेक्शन का काम उन्हें दे दिया जाता है, जितने भी एक्स्ट्रा काम हैं सारे काम उन्हें दिए जाते हैं, उसके लिए आप लोग की क्या योजना रहेगी? वर्कलोड तो रहेगा जी, लेकिन वर्कलोड के साथ मेरे ऊपर वर्कलोड है, लेकिन पैसा है, पेमेंट है, तो हर आदमी काम करने के लिए तैयार है। 2,500 रुपये में आप उसको पढ़ाने लगा रहे हो, साथ में जनगणना भी करने लगा रहे हो, साथ में वोटिंग का भी चार्ज संभालने लगा रहे हो, ये संभव नहीं है। 2,500 में वो खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, सही बात। तो वो दूसरे को बच्चों को क्या पढ़ाएगा। सबसे पहले जरूरी है उस फैमिली के बारे में, उस शिक्षक के परिवार के बारे में, उस शिक्षक के बारे में सोचना जरूरी है और उसको उचित वेतन देना जरूरी है। यदि उचित वेतन यदि उसको मिला तो वो हर काम करने के लिए तैयार है। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बोले कि अगर पेमेंट अच्छा मिले तो कोई भी व्यक्ति काम अच्छे से करता है। एक प्रश्न और जोड़ना चाहूँगा साथ में कि जिस प्रकार से ये जो बच्चों को डायरेक्ट प्रमोशन करके उनको पास कर दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं सरकार ने शायद कहीं ये योजना तो नहीं निकाली कि शिक्षक पढ़ाए ना और बच्चों को तो 10वीं तक पास ही कर देना है। तो ऐसे में जो बच्चे 10वीं के बाद आगे निकलते हैं तो उनके पास कोई मतलब किताबी ज्ञान नहीं रहता है। ये बात आप स्वीकार करते हैं? जी हाँ, ये बात स्वीकार करना पड़ेगा। और बीजेपी का सिर्फ एजुकेशन, लोगों का एजुकेशन बढ़े ये सोच है। एजुकेशन किस तरह से हो रहा है, प्रमोशन देने से जो उसका बेस डाउन हो रहा है, बेस स्ट्रांग नहीं हो रहा है। बेस स्ट्रांग नहीं होने से वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट नहीं कर पाते, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट नहीं कर पाने से वो एक अपनी अच्छी सर्विस नहीं प्राप्त कर पाते। तो बेसिक बेस स्ट्रांग करने के लिए स्टार्टिंग से ही उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। और वैसे ही बीजेपी की सरकार की सोच है कि पढ़ो, लिखो और पकौड़े बेचो। बिल्कुल सही बात है, आपने पकोड़े की बात कर दी है। और अब मैं चाहता हूं कि दूसरी चीज़ एक और बात करना चाहूँगा आपसे, जिस प्रकार से सामाजिक मामले पे आना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति से जुड़ा हुआ है। ओबीसी की जो जनगणना है 1931 में हुई थी, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। उस समय ओबीसी की जनसंख्या भारत के अंदर में 52% थी, और आज 2018 चल रहा है। 2006 या 7 में बीजेपी के नेता थे गोपीनाथ मुंडे, उन्होंने लोकसभा के अंदर ये काफ़ी ज़ोर शोर से मांग उठाई थी। शायद केंद्र सरकार उस समय कांग्रेस की थी, उन्होंने इस मांग को मानी थी दबाव के कारण। लेकिन 2014 में जब से बीजेपी की सरकार आई है, अभी तक ओबीसी की जनसंख्या की जो जनगणना है उसके ऊपर कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि ओबीसी की उस समय की जो जनसंख्या 52%, तो उसके अंतर्गत भारतीय संविधान जो है सभी को रिप्रेजेंट का अधिकार देता है, प्रतिनिधित्व का अधिकार देता है जनसंख्या के आधार पर। जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात करता है। लेकिन आज ओबीसी सिर्फ 4% शासन और प्रशासन में उनकी है। इस बात के लिए आप क्योंकि ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी का क्षेत्र है, आप जितने भी हमारे ओबीसी के लोग देख रहे हैं शायद उनको भी नहीं मालूम होगा कि ओबीसी की ये स्थिति है शासन और प्रशासन में। बिजनेस में, खेती किसानी में, व्यापार में है आगे, लेकिन वे शासन प्रशासन में आगे नहीं है। तो उसके लिए आप क्या चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि ओबीसी आज पूरे देश में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पूरे देश में
जो आपने बताया कि 1931 में ओबीसी 52% था और उस समय बीजेपी ने क्वेश्चन किया तो कांग्रेस ने ये बात मानी कि हम ओबीसी की जनगणना करेंगे और उसके आधार पर ओबीसी को संविधान के अंतर्गत अधिकार भी मिलेंगे, प्रतिनिधित्व भी हम ओबीसी को देंगे। लेकिन बीजेपी की यही सबसे बड़ी कमी है कि वो मांगते जरूर है, मांग करते हैं और जब वो सत्ता में बैठते हैं तो उस बात को भूल जाते। आधार कार्ड का उन्होंने विरोध किया, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में तो आधार कार्ड का विरोध किया। आधार कार्ड का विरोध करते 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 वो शासन पर बैठ गए, शासन में बैठ गए, चेयर पे बैठ गए और उसके बाद वो जब आए तो आधार कार्ड को ही उन्होंने सबसे सर्वप्रथम लागू कर दिया। मतलब कि बीजेपी के पास कोई प्लानिंग नहीं है, देश को इम्प्रूव करने के, देश को डेवलप करने की उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। उन्होंने सिर्फ दो काम किए हैं, एक जीएसटी लगाया और नोटबंदी लगाया। जीएसटी उन पर लगाया, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड सर्विस टैक्स, सामानों पर लगने वाला सामान्य कर। आज जीएसटी किस पर लग रहा है? जीएसटी कॉलेज पर पढ़ने वाले स्टूडेंट पर लग रहा है। तो ना स्टूडेंट कोई माल खरीद रहा है और ना कोई माल बेच रहा है, फिर स्टूडेंट पर जीएसटी क्यों? और शिक्षा में तो फ्री होना चाहिए, शिक्षा को फ्री होना चाहिए। तो इन्होंने बीजेपी सरकार ने शिक्षा को कर लगा दिया। ये कहाँ की नीति है? क्या चाहते हैं कि हमारे देश में अशिक्षित लोग बढ़े, शिक्षा ग्रहण ना करें? एग्जाम फॉर्म भरता है जीएसटी लगता है, एडमिशन फीस देता है जीएसटी लगता है। तो ये इनकी नीति है। तो ओबीसी जो है, आज ओबीसी का सिर्फ 4% प्रतिनिधित्व, 4% मिल रहा है। आज किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर देख लो, कोई ओबीसी नहीं है। बड़े बड़े डीन देख लो, ओबीसी नहीं है। ये मैं आंकड़ा इसलिए बता रहा हूँ, शरद यादव ने लोकसभा राज्यसभा में ये मांग उठाई थी आरटीआई के तहत और शासन से पूछा था, तब उनको ये जानकारी मिली थी कि सिर्फ 4% ओबीसी जो है शासन प्रशासन में है। उसी आंकड़े पे बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ चौधरी साहब, आप जो मध्य प्रदेश में, यदि आप किस बेस पे कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार वापसी करेगी? मध्य प्रदेश में विगत 14 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु इस 14 वर्षों में प्रदेश इतना पीछे चला गया, हर दूसरे घर में शिक्षित बेरोजगार युवक पड़ा है। इन्होंने न तो आज तक कोई उद्योग धंधे लाने की कोशिश की, जैसे कि हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने हमारे संवसर में रेमंड जैसी कई फैक्ट्रियां लगाई और कई शिक्षित युवाओं को रोजगार दिलवाया। परंतु हम सब देख रहे हैं, इनके 14 वर्षों के शासन में न तो हमारे यहाँ के विधायक ने कोई प्रयास किया संवसर की जनता के लिए और संवसर की युवाओं के लिए। इस तरह हमारे संवसर में, हम संवसर की बात करेंगे क्योंकि हम संवसर में सब लोग आते हैं, इतनी बेरोजगारी है, इतने हमारे युवा साथी शिक्षित होकर अपने घर में बैठे हैं। और अन्य जो बातें हैं, जैसा कि हमारी यूपी के शासन में सिलेंडर जो 400 450 में मिलता था, आज 800 रुपया में, 790 रुपये में सिलेंडर आ रहा, गैस सिलेंडर। और सब्सिडी नाम मात्र की कभी आती है कभी नहीं आती। 100 रुपया सब्सिडी आ रही, केवल किसी को 50 रुपये आ रही। इतनी लूटमार हमारी इस केंद्र की गवर्नमेंट ने, हमारे प्रदेश के गवर्नमेंट ने की है कि किसी हालत में इन्हें हटाना बहुत आवश्यक है। हम देख रहे हैं विगत 14 वर्ष में ऐसी कई समस्याएं, जैसे हमारे क्षेत्र की बात करें, उस समय केवल ट्रैक्टर जो एक 300 रुपये में रेट ट्रैक्टर में मिलती थी, आज उसी ट्रैक्टर की कीमत है 2000 रुपया। आज इतनी लूटमार रेत के मामले में चल रही है, शायद इसके पहले कभी नहीं हुई हो। और उसी तरह अन्य जो बातें हैं, जैसे जुआ, सट्टा, शराब, जो अवैध तरीके से ये धंधे जो चल रहे हैं, इसके ऊपर प्रशासन, शासन की किसी प्रकार की रोक नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त है। अधिकारियों से साठगांठ कर पैसा कमाते हैं, जनता का इन्हें कोई ख्याल नहीं है और न तो उनकी कोई जनसेवा की भावना है। जैसे हमारे जितने भी कांग्रेस साथी है, सबकी भावना जनसेवा करने की है, कोई पद के लालची नहीं है। सब चाहते हैं कि हमारे युवा साथियों को रोजगार मिले, हमारी जनता सुख सुविधा में रहे। इस प्रकार हमारे सभी कांग्रेसी साथियों की
तमन्ना है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया कि बीजेपी की सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं या भ्रष्टाचार या बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आप लोग इस बेस पे सोच रहे हैं कि आप कांग्रेस की सरकार वापस होगी। यही स्थिति तो जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहे थे तब लग रहा था, बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे। जेएनयू में बहुत बड़ा आंदोलन चला था और गुजरात में ऊना कांड, इतना बड़ा कांड हुआ था, आज तक कभी हमने देखा नहीं था। दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन के सामने शेड्यूल कास्ट के 3 युवकों को पुलिस स्टेशन के सामने उनको गाड़ी में बांध कर उनको मारा जा रहा था। बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर में भड़का था। सोसर में भी आंदोलन हुए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी भारी बहुमतों से जीत जाती है, जबकि बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की रैलियां बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी। तो क्या कारण है कि ईवीएम भी कुछ टेक्निकली उसमें कुछ लफड़ा आ रहा है? कहीं ऐसा ना हो, आप लोग तो बहुत बोल रहे हैं कि जनता परेशान है, रेत लफड़ा चल रहा है। अगर ये कांग्रेस या जो विपक्ष है वो बार बार आरोप लगाता है कि ईवीएम जो है, ईवीएम की सेटिंग होती है, लेकिन कभी भी राजनीतिक दल सिर्फ आरोप लगाता है, ईवीएम का बहिष्कार क्यों नहीं करता है? क्या मैं मानूं कि विपक्ष भी बीजेपी से इस मामले में गठबंधन कर चुका है? सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सही प्रश्न आपने किया है, क्योंकि आज आप देखिए कि हमारे देश में, प्रदेश में हर तरह के लोग परेशान हैं, जिसमें हमारा किसान तो बहुत ही परेशान है, मजदूर परेशान है, हमारी युवा साथी कई बेरोजगार है। ऐसा मुझे आप ये तो बताइए, कोई एक आधा वर्ग कौन सा इनसे संतुष्ट है? परंतु ये चुनाव कैसे जीतते हैं, ये तो बहुत निश्चित ही है कि ईवीएम मशीन में ये गड़बड़ी करते हैं। क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा था, यूपी में जो चुनाव हुए, उस चुनाव में बीजेपी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। बीएसपी की रैलियों में बहुत लोग रहते थे, कांग्रेस की रैलियों में बहुत लोग रहते थे, और इनकी रैलियों में कई लोग नहीं थे। इनकी आमसभाओं में कई कुर्सियाँ खाली रहती थी, परंतु ये जीते कैसे, यह बहुत सोचने का सवाल है। इसलिए बाकी अन्य जगह भी हमने देखे, जैसे गुजरात में विधानसभा का चुनाव हुआ, गुजरात में भी हमारे जो 3 युवा साथी, हार्दिक पटेल, हमारे मेवानी और एक आलोक ठाकुर जी, इन लोगों ने पूरा गुजरात में धुमाल मचा दिया था और सभी लोगों ने कांग्रेस के साथ प्रचार किया। उस समय भी गुजरात में ऐसी बीजेपी की हालत थी कि पीएम को अपने, उनका जो गुजरात निजी प्रदेश है, उसमें कम से कम 35 सभा उनको लेनी पड़ी, और उन सभाओं में भी लोग नहीं रहते थे। कई व्यापारी नाराज थे, जिसमें जीएसटी का मुद्दा था। जीएसटी में व्यापारी तो उनको कोई वोट देने के लायक ही नहीं समझते थे, परंतु ये जीते कैसे, इसके लिए हमने विचार करना चाहिए। और मैं सभी राजनीतिक दलों से निवेदन करना चाहूँगा, सभी लोग ईवीएम मशीन का विरोध करें और चुनाव बैलेट पेपर पर ही करवाएं, क्योंकि बैलेट पेपर पे ईमानदारी का चुनाव होता है। हमने जैसा गुजरात में भी देखा, जहाँ नगर पालिका, नगर निगमों में बैलेट पेपर पे चुनाव हुए, वहाँ हम जीते। नगर निगम में और विधानसभा में तो ईवीएम मशीन पे चुनाव हुए, परंतु नगर पालिका और नगर पंचायत में बैलेट पेपर में चुनाव हुए, और उस नगर पालिका और नगर पंचायत में हम बहुत ज़्यादा अध्यक्ष की सीटें जीते और पार्षद की भी सीटें जीते। इसलिए ईवीएम मशीन पे चुनाव कराना बहुत नाजायज, गलत है। हमने सब ने एक होकर बैलेट पेपर ही चुनाव करना चाहिए, ऐसा आग्रह करना चाहिए, और इसके लिए आंदोलन करना चाहिए, शासन का, चुनाव आयोग का विरोध करना चाहिए। चलिए, आपने ईवीएम पे खुल के बोला, अच्छी बात है, लेकिन आपका जो आला कमान है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग इसके बारे में विरोध नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे बीच में युवराज जी हैं, जिचका साहब। मैं चाहता हूँ आपसे पूछना, ये चाहता हूँ, खुल के पूछना चाहता हूँ। आप 3 लोग बैठे हैं, इस क्षेत्र में ये चर्चा चल रही है कि आप तीनों में से किसी एक को, या और भी लोग हैं, मैं 10 नाम ऐसे हैं, और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कौन कौन दावेदार हैं, लेकिन बहुत सारे दावेदार हैं। किसी दूसरे को अगर टिकट मिल गई तो चौधरी साहब आप बोलना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि आप तीनों अपनी अपनी बात रखिएगा। चलिए, आप ही बताएं, उसके बाद युवराज जी आप अपना पक्ष रखिएगा कि आप लोग क्या इसके बारे में रणनीति चल रही है, क्योंकि गुटबाजी कांग्रेस में है, ये सबको दिखता है। हमारे यहाँ गुटबाजी बिल्कुल नहीं है। जो
विरोधी पार्टी है या जिनकी जैसी मानसिकता बनी है, यही लोग गुटबाजी का प्रचार करते हैं। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी है। हमारे यहाँ जितने भी दावेदार है, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, परंतु आखिर मुहर हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी की लगेंगी और कमलनाथ जी जो भी आदेश करेंगे, जिसको टिकट देंगे उसका हम पालन करेंगे और उसके साथ में खड़े रहेंगे। गुटबाजी तो यहाँ है ही नहीं, और आप जो सोच रहे हैं कि यहाँ गुटबाजी है, ये बहुत गलत बात है। मैं ये तो 10 साल से पहले से कह रहा हूँ कि यहाँ कोई गुट नहीं है। यहाँ सिर्फ अभी सबका स्वभाव रहता है, किसी का मतलब इलेक्शन में ऐसा बोल देना, बाकी ऐसे कोई गुटबाजी नहीं है। और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनना भी तय है। और ये इस बार ये क्षेत्र का तो ये 15-20 हेक्टर में अपनी खदान रेती ढोते रहते हैं। और पहली बात तो ऐसा है कि वहाँ कोई मशीन नहीं लगना चाहिए। वहाँ पोकलैंड लगा के रात भर में वो कई ट्रक ट्रैक्टर लगा के ऐसी जमा कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। उसका कोई ये नहीं, दिन भर वो स्टॉक से बेचते हैं, रात में फिर पोकलैंड मशीन लगा के फिर वहाँ बेच देते हैं। ऐसे में पूरे खदानों में करोड़ों रुपए का लेवा देवा चल रहा है। और सब यानी मिले जुले हैं, बीजेपी वाले उसमें मिले जुले हैं, तो सबकी मतलब मुंह बंद हो जाता है और कार्रवाई कोई होती नहीं। मुख्यमंत्री भी उसमें हाँ, वहाँ हम सुन रहे हैं शिवा कंस्ट्रक्शन नाम से एक खदान है, तो वो उसमें वहाँ मुख्यमंत्री साले के कोई रिश्तेदार उसमें है। हम ये नहीं जानना चाहते, हमको तो कानून से मतलब जिनकी उनकी 5 हेक्टर की खदान है उसमें से वो रेत निकालो और बिना मशीन से निकालो। जो भी यहाँ कोई कानून है ही नहीं ना, किसी के पास शिकायत भी नहीं कर सकते। हम खुद जाते हैं तब सब भग जाते हैं। वहाँ भी हम 2-4 बार सब खदान पे पहुँचे, लेकिन वहाँ हम जाते जाते उनके इतने खबरीलाल है कि उनको खबर पहुँच जाती है, वो मशीन से लेके पूरे ट्रक गायब कर देते खदान में। हम तो मतलब अंकुश लगाने के लिए है, मगर इधर कोई नियम कानून कायदे है नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ क्या अभी 2018 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जितना सुनिश्चित है, और इसमें कोई शक नहीं, और संसद में तो ज़्यादा सुनिश्चित है। अच्छा, मैं अभी हमारे बीच में ठाकरे जी हैं, मैं उनसे ये बात करना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी वर्तमान विधायक हैं बीजेपी के, उनका स्वभाव बहुत ही सरल और सहज है। आपके पास आपकी पार्टी में कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो ऐसा सरल और सहज व्यवहार, ऐसा जनता कहती है। हमने जनता काफ़ी लोगों के बीच में चर्चा होती है तो बोलते कि जो विधायक हैं वो कहीं भी मिल जाते हैं, पांठेले में मिल जाते हैं, वॉकिंग समय मिल जाते हैं और उनके काम कर देते हैं, उनकी बात सेटिस्फाई कर देते हैं। आपकी पार्टी में ऐसा कौन सा नेता है? बहुत सही प्रश्न पूछा आपने। जो हमारे वर्तमान विधायक है नाना भाऊ मोहोड, सही में सरल स्वभाव के है, बहुत सही है बात, लेकिन उस सरल रहने के पीछे कुछ कारण भी है। अच्छा, कारण यह है कि वो जितना ज़्यादा सरल रहेंगे उतना ज़्यादा पैसे कमाएंगे। सरल, मैं यदि स्कूल में हूँ और स्कूल में बहुत सिंपल रहता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, कभी किसी टीचर को मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बहुत सरल हूँ, तो मैं अच्छा कहलाऊँगा। लेकिन वो टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएंगे कुछ नहीं, स्कूल में डिसिप्लिन खत्म हो जाएगी। सरल रहने से युवा को रोजगार नहीं मिलेंगे, सरल स्वभाव के रहने से सोशल क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं होगा। सरल के साथ साथ कुछ प्लानिंग होना चाहिए, कुछ सोच होना चाहिए। माननीय कमलनाथ जी की सोच वहाँ से शुरुआत होती है जहाँ से हमारी सोच खत्म हो जाती है। जब मेरा महाविद्यालय खुला, महाविद्यालय खुलने के बाद माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि अपने सौसर एरिया के छोटे छोटे बच्चे रेमंड और बंसाली स्कूल में 30-35 किलोमीटर अप डाउन करते हैं, तो क्या सौसर में सीबीएसई स्कूल नहीं होना चाहिए? क्यों बच्चे परेशान हो रहे? तो माननीय कमलनाथ जी ने मुझे ओम साई स्कूल जो है सीबीएसई स्कूल, दिल्ली से परमिशन दिलाई और इसमें काफ़ी उन्होंने मदद की। मतलब उनकी सोच है कि सौसर के छोटे छोटे बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन मिले और जो परेशानियां हो रही है, आज 30-35 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ रहा है, ये करना ना पड़े, ये सोच है। हमारे माननीय कमलनाथ जी सरल स्वभाव के नहीं है। नाना भाऊ कहीं मिल जाते हैं, हमारे माननीय कमलनाथ जी के पास आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि जो माननीय कमलनाथ जी से मिलने गया और वो मिले नहीं, या जिस काम के लिए गए वो काम हुआ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। 3-3, 4-4 करोड़ के चेक शुअरटेक हॉस्पिटल में देते हैं हमारे माननीय कमलनाथ जी, यहाँ के सभी एरिया को इलाज कराते हैं। आज यहाँ सबसे ज़्यादा देखो रोजगार किसने दिया है? माननीय कमलनाथ जी ने दिया है। इंडस्ट्री किसने लाई है? कमलनाथ जी ने लाई है। रोजगार, एक को सर्विस देना अलग बात है। आज यदि
रेमंड जैसी कंपनी, रेमंड जैसी इंडस्ट्री यदि माननीय कमलनाथ जी ने लाया है तो वहाँ 3 से 3,500 लोगों को रोजगार किसने दिया है? माननीय कमलनाथ जी ने दिया है। तो सरल ठीक है, लेकिन सरल होने के साथ साथ अपने एरिया का डेवलपमेंट चाहिए। सरल रहने से नहीं होगा। सरल के साथ साथ क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट की सोच चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए, किसानों को उचित मूल्य चाहिए। इसके लिए तो कोई सोच ही नहीं है, तो उसको सरल सोच नहीं बोल सकते हम। अच्छा, आपका जो मुख्यमंत्री का दावेदार, मतलब कांग्रेस इस बार कोई मुख्यमंत्री का चेहरे के साथ चुनाव लड़ेगी या चुनाव जीतने के बाद अपने विधायकों की सहमति से कोई मुख्यमंत्री का नाम सजेस्ट होगा? कैसा क्या रणनीति है पार्टी की? देखो, जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, ये तो एआईसीसी का फैसला है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय का फैसला है, पार्टी के उच्चाधिकारी का फैसला है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, और आप भी अच्छे से जानते हैं, सभी जनता जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के लिए एक ही नाम है और वह है माननीय कमलनाथ जी का। ये ऐसे वरिष्ठ नेता जो मध्य प्रदेश में है, इनके अलावा इतना वरिष्ठ नेता हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री के लिए प्रबल दावेदार जो है वो माननीय कमलनाथ जी है। अच्छा चौधरी जी, आप बताइए कि अभी जैसा मंगोल करके एक क्षेत्र है, वहाँ पे उपचुनाव हुए विधानसभा के, और कोलार है ना, उस वहाँ पे भी, तो वहाँ पे जब जनसभा में मैं सुन रहा था, वहाँ पे अपना कमलनाथ जी का भी काफ़ी हस्तक्षेप है और वहाँ पे ज्योतिराज सिंधिया भी काफ़ी सक्रिय हैं। लेकिन जब वहाँ की सभाएं हो रही तो वहाँ नारे लग रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री सिंधिया जैसा हो। यदि सिंधिया जी को, ज्योतिराज सिंधिया को कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा अगर प्रोजेक्ट करती है तो आप लोग क्या करेंगे? जैसा हमारे साथी ठाकरे जी ने बोला कि एआईसीसी जो मतलब फैसला करेंगे वो तो सबको मान्य होगा। जैसा आपने मुंगावली की और कोलारस की जो बात की है, तो आप समझते कि सिंधिया जी का क्षेत्र है, इसलिए उनके लोग वो तो बोलेंगे ही। परंतु यहाँ जो आवश्यकता है वो कमलनाथ जी जैसे नेता की है, क्योंकि कमलनाथ जी की भी सोच सबको लेके चलने की है और पूरे प्रदेश में उनका एक वर्चस्व है। हर जिले में उनके साथ जनता जुड़ी है, कार्यकर्ता जुड़े हैं और सबकी चाहत है, चाहे कर्मचारी रहे, किसान रहे, युवा रोजगार रहे या कोई हमारे मजदूर भाई रहे, सब चाह रहे हैं कि कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के यदि सीएम बनते हैं तो निश्चित ही हमारे सबका विकास होगा। और यदि पार्टी कमलनाथ जी के नाम घोषित करती है सीएम प्रत्याशी के लिए, तो निश्चित ही प्रदेश में भारी संख्या में हमारे विधायक आएंगे और कमलनाथ जी को सीएम बनाएंगे, ऐसी मेरी चाहत है। चलिए, धन्यवाद। आप लोगों ने काफ़ी अपनी बातें रखी और मैं चाहता हूं कि हमारी लगभग जो भी राजनीतिक चर्चा लगभग पूरी हो चुकी। बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा जनता को कि जनता पहचाने सही क्या है, गलत क्या है। इस बीजेपी सरकार ने जो कहा था, मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये खा नहीं रहे, खाने नहीं दे रहे, लोगों को कटोरा बांध के विदेश भगा रहे, पैसे लेके देश में भी नहीं रख रहे, विदेश भेज रहे। ये नीति इनकी है। और आज जो स्थिति किसानों की इन्होंने करके रखी है, मैं तो कहता हूँ कि आज 70 साल में ये हाल किसानों के कभी नहीं हुए। जनता के हाल, 60 रुपये लीटर जब पेट्रोल था तो हमारे शिवराज मामा साइकिल से चलते थे। आज 75 रुपये और 80 रुपये, तो शिवराज मामा ने कैसे चलना चाहिए? क्या वो चल रहे? तो ये दोगली नीति है और ये दोगली नीति जनता, बीजेपी की जनता समझ चुकी है। और अब हर हालत में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बैठेगी और उसके मुख्यमंत्री हमारे माननीय कमलनाथ जी होंगे। चलिए, धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत बेबाकी से और अपना बहुत ही बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग देखते रहिए WLBS न्यूज़। इसी प्रकार की हम अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के प्रतिनिधियों के बीच में बैठेंगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आजादी के आदर्शों